नमस्कार दोस्तों, मैं RS जादौन और आज हम इस वीडियो में हिंदी वर्णमाला का जो टेस्ट पेपर है वो लगाएंगे। दोस्तों, सभी की तैयारी बहुत बेहतरीन होती है, लेकिन इसका निर्णय हम स्वयं नहीं, सामने वाले की परीक्षा करती है। तो यहाँ पे हम जो टेस्ट लगाने वाले हैं, ये ध्यान रखना है कि इसमें जैसे ही मैं प्रश्न बोलूँगा, आपको इसका जो आंसर है वो अपने मन में सोच लेना है, और जो भी आंसर सोचना है उसके हिसाब से फिर आपको देखना है कि हमारा आंसर सही निकला या गलत निकला। अगर गलत है तो उसको काउंट करते जाएं और देखें कि लगभग इसमें हमारे 100 प्रश्न हैं, 100 प्रश्नों में से हमारे कितने प्रश्न गलत होते हैं। दोस्तों, बड़े ध्यानपूर्वक आपको सुनना है और आंसर देखने हैं। संयुक्त स्वर का एक उदाहरण है, तो दोस्तों संयुक्त स्वर का जो एक उदाहरण होता है वो है हमारा ओ। क्या हो जाएगा दोस्तों? ओ। संयुक्त स्वर का हमारा उदाहरण हो जाएगा ओ। स व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो दोस्तों स व्यंजन का जो उच्चारण स्थान होगा हमारा वो क्या हो जाएगा? तालु। क्या हो जाएगा दोस्तों? तालु। इसके बाद है दोस्तों अगला प्रश्न है वा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? कौन सी का प्रश्न है? वा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है दोस्तों? तो वा वर्ण का आप जानते हो जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है हमारा दंत और ओष्ठ, तो दंतोष्ठ। अगला है निम्न में से कौन सा द्विगुण व्यंजन का उदाहरण है दोस्तों? तो इसमें से जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ड़ा और ढा। द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं? जिनके डा और ढा के नीचे बिंदी लगी होती है, वो हमारे द्विगुण व्यंजन होते हैं। दोस्तों, अगला जो प्रश्न है वो है हमारा त्र। शब्दकोश में त्र जो है वो किस वर्ण के बाद आता है? शब्दकोश में त्र किस वर्ण के बाद आता है? तो जो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आंसर हो जाएगा हमारा ता। त्रा जो है वो ता के बाद आता है। इंगा का उच्चारण स्थान कौन सा है दोस्तों? तो इंगा का उच्चारण स्थान होता है हमारा कंठ, क्योंकि ये का वाली लाइन में आता है। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन है? दोस्तों आप जानते हो शाह सा शाह जो होते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं, तो जो शाह वो हमारा जो सा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? ऊष्म व्यंजन हो जाएगा। दोस्तों, अगला जो प्रश्न है हमारा वो है कि का वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है? क्या लिखा हुआ है कि जो का वर्ण है वो हमारा उच्चारण की दृष्टि से क्या होता है? तो आपको पता है कि जिस स्थान से जो वर्ण बोले जाते हैं उसी के हिसाब से उसके नाम रखे जाते हैं। तो कंठ से कब बोला जाता है? तो कंठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? कंठ। वर्ग की द्वितीय यानी दूसरा और चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं? तो आप जानते हो दोस्तों, दूसरा और चौथा व्यंजन जो होता है हमारा वो महाप्राण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? महाप्राण। जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों आप जानते हो कि शब्दों का निर्माण जो होता है वो कहीं ना कहीं दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल से होता है। दोस्तों, जो अगला प्रश्न है वो है हमारा कि ए और आई का उच्चारण स्थान क्या है? क्या है दोस्तों? ए और आई का उच्चारण स्थान जो है वो पूछ रहे हैं हमसे कि वो क्या है। तो ए आई का उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्तों? आप जानते हो ए बनता है आ और ई से। आ बोलता है हमारा कंठ से और ई बोलती है तालु से, तो दोनों को मिला देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? कंठ तालु। ठीक है दोस्तों, अगला जो हमारा प्रश्न है वो है स्वरों की संख्या कितनी मानी जा गई है? तो स्वरों की संख्या दोस्तों जो मानी गई है वो हमारी, कहीं भी प्रश्न अगर आता है स्वरों की संख्या तो हमें 11 लगाना है। कितनी मानी गई है? 11। अगर स्वर पूछ रहा है, अगर पूछता है आपसे कुल स्वर कितने हैं, तो हमें 13 बताने होते हैं। कितने? 13 स्वर बताने होते हैं। दोस्तों, हिंदी मानक वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? तो हिंदी मानक वर्णमाला में कुल वर्णों की जो संख्या है हमारी दोस्तों वो कितनी है? 52। कितनी है दोस्तों? 52। जिसमें से हमारे कुल स्वरों में 13 स्वर हो जाते हैं, उसमें से हमारे 33 व्यंजन हो जाते हैं, 2 द्विगुण हो जाते हैं तो वो 37 हो गए। उसके बाद हमारे 2 जो है बचते हैं 37 के बाद, उसमें 13 जोड़ देंगे 37 में, तो कितने हो गए हमारे? लगभग 37 और 3 जो है हमारे जुड़ जाएंगे वो 13 वाले, तो ये हो जाएंगे हमारे 40 और 10 50। इसके बाद जो हमारे 2 बचते हैं 13 के बाद, वो कौन से हैं दोस्तों बताइए? 13 स्वर हो गए आपके, 33 व्यंजन हो गए। 33 में अगर हम 4 संयुक्त व्यंजन जोड़ते हैं तो 37 हो गए। 37 में अगर हम 2 द्विगुण जोड़ देंगे तो 39 हो गए। 39 में जब हम 13 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे दोस्तों? 52 हो जाएंगे। ठीक है, अगला जो प्रश्न है दोस्तों हमारा वो प्रश्न है कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? किसकी? अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो आप जानते हो यारा लवा 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन। कितने होते हैं हमारे? 4 होते हैं। दोस्तों, हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो दोस्तों जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा? हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। क्या हो जाएगा आंसर? हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, स्वर और व्यंजन। दोस्तों, इंगा या डा ना मा ये पंचम वर्ण होते हैं प्रत्येक वर्ग के, इनका उच्चारण स्थान क्या है? तो दोस्तों आप जानते हो ये सभी जो है नाक की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए इनका उच्चारण स्थान जो होता है वो होता है नासिका। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो आप जानते हो स्पर्श व्यंजन जो होते हैं हमारे का से लेकर माँ तक होते हैं। कहाँ से कहाँ तक होते हैं? का से लेकर माँ तक के व्यंजनों को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं, जिसमें से इनकी संख्या हो गई 5 लाइनें होती हैं तो 5 × 25 कितने हो गए दोस्तों? 25 अक्षर हो गए। इसके बाद प्रश्न है हमारा
कि जो छा वर्ण होता है, छा छतरी वाला छा वर्ण जो होता है हमारा, वो कहाँ से बोला जाता है? छा वर्ण जो है वो कैसा मतलब व्यंजन है? छा वर्ण स्वर है या हमारा व्यंजन है या फिर संयुक्त व्यंजन है दोस्तों? तो ये आपको बताना है। तो ये इसमें से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संयुक्त व्यंजन, क्योंकि ये हमारा का और प्लस सा से मिलकर बनता है। ध्यान रखना है, पहले अक्षर संयुक्त व्यंजनों में सब आधे होते हैं और बाद वाले जो है पूरे होते हैं। इसके बाद दोस्तों जो है हमारा प्रश्न है कि सा 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 ह, सा 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 ह जो है कौन से व्यंजन कहलाते हैं? प्रकंपी, स्पर्शी, संघर्षी या स्पर्श संघर्षी? तो आप दोस्तों जानते हो कि सा 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 को हम बोलते हैं संघर्षी व्यंजन। क्या बोलते हैं दोस्तों? संघर्षी व्यंजन। इसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है वो प्रश्न लिखा हुआ है कि क ख क ग ज और फ ध्वनियाँ किसकी हैं? क ख ग और ज और फ ध्वनियाँ किसकी हैं? आपको ये बताना है। तो दोस्तों इसमें दिख रहा है आपको, जिनके नीचे नुक्ता लगा होता है, ये बिंदी लगी होती है जिनकी नीचे दिख रही होगी आपको, उसे हम बोलते हैं अरबी फारसी की ध्वनि। क्या बोलते हैं? अरबी फारसी की या फारसी और अरबी की ध्वनि। समझ गए दोस्तों? इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न होगा वो होगा कि स्थान के आधार पर, क्या है दोस्तों? स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। क्या बताना है दोस्तों? स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। तो आप जानते हो जो मूर्धा से बोले जाते हैं मूर्धन्य होते हैं, तो टा वाली लाइन हमारी मूर्धन्य कहलाती है, तो डा और ढा क्या हो जाएंगे दोस्तों? हमारे मूर्धन्य व्यंजन हो जाएंगे। इसके बाद है कि इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो दोस्तों संयुक्त व्यंजन आप जानते हो कि दो व्यंजनों से मिलकर जो बनेगा संयुक्त हो जाएगा, तो ज्ञानी क्या हो जाती है? हमारी संयुक्त व्यंजन हो जाती है। इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है दोस्तों? ये हमें देखना है। इसके ऑप्शन जो दिए गए हैं हमारे पास वो हैं ता, ना, दा और टा। इसमें से आंसर क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों? ध्यान रखना है, निम्न में से कौन सा जो है उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, जो दांत से नहीं बोला जाता, अर्थात जो ता वाली लाइन में नहीं आता। तो ता नहीं आता, था नहीं आता, दा नहीं आता, धा नहीं आता। तो टा, टा जो है दोस्तों वो क्या है? मूर्धन्य होता है, ये दंत नहीं होता, टा वाली लाइन में आता है जी, तो ये मूर्धा से बोला जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? टा। दोस्तों इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है घा का उच्चारण स्थान। क्या है प्रश्न? जो घा होता है, घा का उच्चारण स्थान क्या है? तो दोस्तों घा का जो उच्चारण स्थान होता है वो हमें बताना है। घा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा दोस्तों? घा बोले का वाली लाइन से बोला जाता है। घा कहाँ से बोलते हैं? का वाली लाइन से। तो जो हमारा क्या हो जाएगा? कंठ वर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? कंठ, कंठ से बोला जाएगा, इसका स्थान जो है वो कंठ है। अब बताना है कि निम्न में से बताइए कि किस चीज में द्वित्व व्यंजन है। तो दोस्तों आप जानते होंगे किसमें से द्वित्व व्यंजन है, जी हमें बताना है आपको कि निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। क्या करना है? द्वित्व व्यंजन बताना है हमें। द्वित्व माने होता है दोस्तों जब कभी भी दो स्वरों के बीच में व्यंजन ना आए, लेकिन दोनों स्वर कैसे होने चाहिए? सॉरी, जब दो व्यंजनों के मध्य क्या होना चाहिए? दो व्यंजनों के मध्य कोई स्वर ना आए, लेकिन दोनों व्यंजन सेम होने चाहिए। जैसे दिल्ली, दिल्ली में आप देख रहे हो ला वाला तुरंत आ रहा है। अगर यही शब्द उत्साह होता तो इसमें द्वित्व नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आधा आ रहा है उसके बाद सा आ रहा है, जो अलग अलग हैं। अगर ऐसा होता है तो जिसे हम बोलते हैं केवल गुच्छ, व्यंजन गुच्छ। और द्वित्व गुच्छ किसे बोलेंगे? जहाँ जो आधा अक्षर है उसी पूरे मिला हो। दिल्ली, बिल्ली, कुत्ता। समझ गए दोस्तों? इसके बाद है ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। ज्ञा वर्ण, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो हम जानते हैं दोस्तों कि प्रत्येक संयुक्त व्यंजन में पहला अक्षर आधा होता है, दूसरा वाला पूरा। तो जा और या, आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? जा और या। इससे ये जो है हमारा आंसर बना हुआ है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है हमारा कि वर्ण जो होता है, ये वर्ण गलत लिखा हुआ है दोस्तों। यहाँ पे वर्ग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वर्ग होना चाहिए। वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण क्या कहलाते हैं? जो वर्ग होता है उसमें पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा। तो दोस्तों हम जानते हैं इसमें जो होते हैं जो हमारे होते हैं अल्पप्राण, क्योंकि दूसरा चौथा महाप्राण होता है, तो पहला, तीसरा, पांचवा क्या हो जाता है? अल्पप्राण। छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो दोस्तों सभी जानते हैं छ ध्वनि जो होती है वो हमारा एक संयुक्त वर्ण है। क्या है? संयुक्त वर्ण है दोस्तों। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 29वां है कि इनमें से कौन सा वर्ण जो है हमारा व्यंजन है। तो आ जानते हो स्वर होता है, ऊ स्वर होता है, तो माँ जो है हमारा क्या हो जाता है दोस्तों? व्यंजन हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों प्रश्न नंबर 30 है हमारा 30। शब्दकोश में ज्ञा किस वर्ण के बाद आता है? शब्दकोश में ज्ञा किस वर्ण के बाद आता है? तो दोस्तों आप जानते हो ज्ञा जो बनता है वो हमारा जा से बनता है और यहाँ से बनता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा जा। क्या हो जाएगा? जा। अगला प्रश्न है त्रिशूल किन वर्णों के मेल से बना है? तो दोस्तों आप जानते हो ता और रा, उसमें से भी ता आधा होता है और रा हमारा पूरा होता है। ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। इस पर अंत लगा हुआ है दोस्तों ता पे। इनमें से कौन सा मानक वर्ण नहीं है दोस्तों? इनमें से कौन सा वर्ण मानक वर्ण नहीं है? कौन सा वर्ण? तो ध्यान रखें, मानक वर्ण वे होते हैं जो हमने वर्णमाला में नहीं पढ़े होते। तो दोस्तों हमने भा पढ़ा है, खा पढ़ा है, धा पढ़ा है। देखो इसको आप खा मत समझना दोस्तों, क्योंकि खा तो ये लिखा हुआ है, जब तक इसमें ये नहीं मिलेगा खा नहीं माना जाता। तो दोस्तों ये क्या है हमारा? तो ये आंसर जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा ये वाला हमारा मानक वर्ण नहीं है, ये तो रब लिखा हुआ है। समझ गए? अगला जो प्रश्न है वो है टा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? टा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? तो आप जानते हो टा मूर्धा से बोला जाता है, तो इसका स्थान क्या हो जाएगा? मूर्धा।
ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। कौन सा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 34। आप जानते हैं कि फा का उच्चारण स्थान क्या है? फा फल। फा का आप जानते हो, वा और फा बताया था। वफा नाम याद रखो, वफा गाना होता है वफा ना रास आई, तो वफा वर्ड याद रखना है। वा और फा जो होता है हमारा दंतोष्ट होता है। क्या होता है दोस्तों? दंतोष्ट। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? दंतोष्ट। दोस्तों अगला प्रश्न है व्यंजन को किस नाम से जाना जाता है? तो आप जानते हो व्यंजन को हम दोस्तों व्यंजन संधि को क्या बोलते हैं? हल संधि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यंजन को जब हल कहा जाता है तो व्यंजन संधि को दोस्तों हम हल संधि भी कहते हैं। च व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? तो च व्यंजन का जो उच्चारण स्थान होता है आप जानते हो, कंठ के बाद क्या आता है? तालु। तो का के बाद लाइन कौन सी आती है? चा वाली। तो तालु क्या हो जाएगा? इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा दोस्तों। अगला जो प्रश्न है वो है हमारा मात्रा के आधार पर जो है हमारे स्वरों के दो भेद होते हैं दोस्तों। मात्रा के आधार पर कितने स्वर के भेद होते हैं? 2 होते हैं। अब बताना है कि स्वर के जो 2 भेद होते हैं वो इनमें से कौन कौन से भेद हैं। मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों के 2 भेद हैं, वो कौन से हैं दोस्तों? आप जानते हो ह्रस्व और दीर्घ। जी क्या होते हैं? हमारे मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद होते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी स्वरों में कौन सा दीर्घ स्वर है? निम्न में से हिंदी स्वरों में कौन सा दीर्घ स्वर है? दोस्तों आप जानते हो कि बड़ा आ जो होता है वो हमारा क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर। निम्न व्यंजनों में से कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन है? ऊष्म जानते हो शा 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 को बोलते हैं, तो ये वाला सा क्या हो जाएगा? हमारा ऊष्म व्यंजन हो जाएगा मित्रों। क्या हो जाएगा? ऊष्म व्यंजन। इसके बाद जो अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा वो है कि शब्दकोश में छा किस वर्ण के बाद आता है? क्या है प्रश्न दोस्तों? कि शब्दकोश में छा जो है वो किस वर्ण के बाद आता है? तो दोस्तों आप जानते हो छा छतरी जो है हमारी का और सा से बनती है, तो जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या आ जाएगा? का जो है वो सही आंसर हो जाएगा। पा वर्ग का उच्चारण स्थान जो है मुंह के किस भाग से होता है? पा वर्ग का उच्चारण जो है हमारे मुंह के किस भाग से होता है? तो आप जानते हो पा फा बा भा ओठ हमारे मिल रहे हैं, तो जो हमारा कहां से बोला जाता है? ओष्ठ से। या व्यंजन का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है दोस्तों? तो आपको बताया जैसे सा 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 बताया, ऐसे ही या रा ला वा 4 होते हैं, एक लाइन ऊपर से छोड़ दो तो कंठ वाला हिस्सा जो है छूट जाएगा। तो या हमारा तालु से बोला जाएगा, वा हमारा कहां से बोला जाएगा? या रा मूर्धा से, या तालु से हो गया। या के बाद रा आता है रा मूर्धा से, इसके बाद ला आएगा ला दंत से, और इसके बाद वाह आएगा वाह हमारा ओष्ठ से। ध्यान रखें। तो इसमें जो हमारा या का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा तालु। क्या हो जाएगा? तालु। इसके बाद दोस्तों अगला जो प्रश्न है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर सा ह व्यंजन कहलाते हैं। तो आप दोस्तों जानते हो इन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन। या रा ला वा व्यंजन को कहते हैं, या रा ला वा व्यंजन को कहते हैं दोस्तों क्या बोलते हैं? बताइए। या रा ला वा को हम बोलते हैं दोस्तों अंतस्थ व्यंजन। क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद देखते हैं मित्रों च छ जा और झा, दिख रहा है आपको? च छ जा और झा व्यंजन के उच्चारण को मुखांगों के व्यवहार के आधार पर क्या नाम दिया जाता है? तो आप जानते हो दोस्तों चा छा जा जो बोले जाते हैं वो हमारे तालु से बोले जाते हैं, और तालु के बोले जाने वाले वर्णों क्या बोलेंगे हम? तालव्य। क्या हो जाएगा? तालव्य दोस्तों। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। कौन सा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 46 कि छा वर्ण किस के योग से बना है? छा छतरी किसके योग से बना है? दोस्तों हमें देखना है, पता तो होता है कि का और सा से बना है, लेकिन ये भी देखना है का और सा कैसे होना चाहिए। तो बताया था पहला अक्षर दोस्तों जो होगा वो हमारा आधा होता है हलंत वाला, और दूसरा होता है पूरा। तो का और सा जो होगा हमारा आंसर ये सही हो जाएगा। इसके बाद है जा व्यंजन उच्चारण की दृष्टि से क्या है? जा व्यंजन तो आप जानते हो चा छा जा झा, तो चा छा वाली लाइन में आता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तालु से। क्या हो जाएगा? तालु से हो जाएगा इसका उच्चारण स्थान। इनमें से कौन सा व्यंजन घोष है दोस्तों? तो घोष आप जानते हो तीसरा चौथा पांचवा घोष होता है प्रत्येक स्पर्श व्यंजन के वर्ग का। तीसरा चौथा पांचवा घोष और पहला दूसरा घोष। तो तीसरा चौथा पांचवा कौन सा है? पा पहला है, टा भी पहला है, का भी पहला है। तो दोस्तों ना जो होता है वो पांचवा होता है। ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 49। कौन सा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 49 प्रश्न है इनमें से कौन सा व्यंजन उच्चारण की दृष्टि से मूर्धन्य है? दोस्तों क्या है? इनमें से कौन सा व्यंजन उच्चारण की दृष्टि से मूर्धन्य है? बताना है आपको। मूर्धा से जो बोला जाता है तो आप जानते हो ता जो होता है वो दंत से बोला जाता है, धा जो होता है वो भी हमारा कहाँ से बोला जाता है? ता वाली लाइन में। दा जो होता है वो भी हमारा ता वाली लाइन में। जो ढा होता है ढक्कन वाला ये हमारा बोला जाता है दोस्तों मूर्धा से। टा ढा डा ढा है ना, ये हमारा मूर्धा से बोला जाएगा दोस्तों। 50वां प्रश्न है का से लेकर माँ तक के व्यंजनों को क्या कहा जाता है? मित्रों तो का से लेकर माँ तक के व्यंजनों को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन दोस्तों। क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। चूंकि ये वर्गों में होते हैं इसलिए इनका एक और नाम हो जाता है दोस्तों, इनको हम क्या बोल देते हैं? वर्गीय व्यंजन भी कह देते हैं। ये ध्यान रखना, क्या बोल देते हैं? वर्गीय व्यंजन बोल देते हैं। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग मूर्धन्य व्यंजन है? कौन सा वर्ग मूर्धन्य व्यंजन है, मतलब जो मूर्धा से बोले जाते हैं? तो आप जानते हो दोस्तों टा वर्ग जो है वो हमारा क्या है? मूर्धन्य व्यंजन है दोस्तों। क्या है? मूर्धन्य व्यंजन है, जी आप जानते हैं। और दोस्तों अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 52 निम्न लिखित वर्गों में से कौन सा
संयुक्त व्यंजन का वर्ण है, मतलब संयुक्त व्यंजन वर्ण कौन सा है इनमें से बताना है आपको दोस्तों। निम्नलिखित वर्गों में से कौन संयुक्त व्यंजन वर्ण है, संयुक्त व्यंजन कौन से हैं बताना है, वर्ग कौन सा है इसमें से। तो आप जानते हो छ, त्रा और ज्ञा, ये क्या है हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक व्यंजन है दोस्तों, वो बताइए। पार्श्विक होता है कि वे वर्ण जिनके बोलने में हमारी जीभ हमारे मसूड़े को छुए और हवा उसके अगल बगल से निकल जाती है, तो दोस्तों ऐसा वर्ण होता है ल। ला को हम बोलते हैं दोस्तों पार्श्विक वर्ण। ध्यान रखें, ये जो रा होता है इसे हम बोलते हैं लुंठित वर्ण। इसके बोलने में हमारी जीभ मुख में लगती है लुढ़क रही हो जैसे, तो इसे लुंठित बोलते हैं। और दोस्तों जो हमारा जो हा होता है इसको हम काकल्य ध्वनि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काकल्य ध्वनि। तो मित्रों अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वा ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन है। वा ध्वनि जो कहाँ से बोली जाती है आप जानते हैं। वा जो बोला जाता है हमारा वो कहाँ से बोला जाता है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा हमारा दंतोष्ठ। क्या हो जाएगा दोस्तों? दंतोष्ठ। अगला प्रश्न है हमारा कि हिंदी वर्णमाला में दोस्तों जो व्यंजनों की संख्या है वो कितनी है, ये आपको बताना है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या बताई थी अभी दोस्तों। जब भी आएगा आंसर तो आपको 33 लगाना है। क्या लगाना है? 33। जिस अवस्था में 33 ऑप्शन में ना हो तब हमें जाके 35 करना होता है दोस्तों। ध्यान रखें, वर्णमाला कहा जाता है। अगला प्रश्न है वर्णमाला कहा जाता है, तो वर्णमाला किसे कहते हैं दोस्तों? घोष ध्वनियों को, वर्णों के समूह को, या अक्षरों की माला को, या व्यक्त शब्दों को। तो आप जानते हो वर्णों के समूह को क्या बोलते हैं दोस्तों? हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को क्या बोलते हैं दोस्तों? हम वर्णमाला कहते हैं। आप ये ध्यान रखें। अगला प्रश्न है मित्रों हमारा कि निम्नलिखित में से जो है आपका अर्धस्वर है दोस्तों। ये प्रश्न कई बार आ चुका है परीक्षाओं में। अर्धस्वर जो होते हैं हमारे वो दो हैं हिंदी में, या और वा। कौन से हैं दोस्तों? या और वा। लेकिन कभी कभी रा को भी आंसर में दे देते हैं वो, तो ध्यान रखें। ये वाला जो लिखा है ये हमारा चा लिखा हुआ है इसलिए नहीं है ये, इसमें ये हमारा आंसर हो जाएगा या, रा और वा। लेकिन ये रा आंसर में आता नहीं है कभी कभी, तो या और वा आप ध्यान रखें। कौन से होते हैं अर्धस्वर? या और वा दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से क्या है प्रश्न? निम्नांकित में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं दोस्तों? तो नवीन विकसित ध्वनियाँ जो होती हैं वो कौन सी हैं हमारी? का, ख, गा और जा और फा। का, ख, गा, जा और फा, ये दोस्तों हमारी नवीन विकसित ध्वनियाँ होती हैं, या आगत ध्वनियाँ होती हैं, या अरबी फारसी की ध्वनियाँ होती हैं। सारे इन्हीं के नाम हैं। तो इसमें से जो आंसर मिल रहा है वो क्या हो जाएगा हमारा? खा और गा। क्या हो जाएगा दोस्तों? खा और गा। जिस प्रश्न है कि जिन शब्दों के अंत में, क्या है प्रश्न दोस्तों? कि जिन प्रश्नों के अंत में आ आता है, क्या आता है? आ, उन्हें कहते हैं दोस्तों। ध्यान रखना है, जो स्वर जिसके अंत में आता है या व्यंजन आता है बस अंत लगा देते हैं उसमें। आ रहा है तो अकारांत, क्या हो जाएगा? अकारांत। मा आ रहा है तो मकारांत, बड़ा आ रहा है तो आकारांत, ई आ रही है तो इकारांत। इस प्रकार से ये प्रश्न हम हल करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 60 दोस्तों। प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 60, निम्नांकित में से कौन सा समूह अघोष एवं अल्पप्राण दोनों हैं? दोस्तों अघोष भी हो और अल्पप्राण भी हो। तो दोस्तों आप जानते हो अघोष में हमारा पहला और दूसरा आता है, अल्पप्राण में हमारा पहला, तीसरा और पांचवा आता है। तो दोनों में जो मिल रहा है वो पहला मिल रहा है, यानी पहले अक्षर जो होंगे इस लाइन में किसी चार ऑप्शनों में से पहले होंगे वो हमारे क्या हो जाते हैं? अघोष एवं अल्पप्राण। तो ध्यान रखें, का पहला है, चा पहला है, ता पहला है, ता पहला है और पा पहला है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं दोस्तों? अयोगवाह आप जानते हो, अंग और आह को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? अयोगवाह कहते हैं। इसके बाद प्रश्न लिखा हुआ है, आपको लिखा हुआ है, दिख रहा है इसमें कि हंस में लगा चिन्ह, जो अंक की बिंदी लगी हुई है, हंस में लगा हुआ चिन्ह क्या कहलाता है? जो बिंदी लगी हुई है हंस की, इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? ध्यान रखें, इसको हम बोलते हैं अनुस्वार। क्या बोलते हैं? अनुस्वार। अंक की बिंदी को दोस्तों अनुनासिक होता है चंद्रबिंदु, और निर्नुनासिक होता है जिसमें अंक की बिंदी भी ना हो। ठीक। इसके बाद है चांद शब्द में लगा, ये जो अर्धचंद्र है, चांद शब्द में लगा और जो बिंदी लिखी हुई है, चिन्ह क्या कहलाता है? तो बताया था अभी, चंद्रबिंदु क्या बोलते हैं हम? अनुनासिक। क्या बोलते हैं दोस्तों? अनुनासिक। इसके बाद दोस्तों हमारा जो प्रश्न है वो है कि घोष का जो अर्थ होता है, घोष का अर्थ है, इसमें से मैंने कई बार पढ़ाया है आपको। जो घोष का अर्थ होता है दोस्तों वो होता है हमारा नाद। ध्यान रखें, एक ये भी नाद होता है लेकिन ये गलत है। ये नाद होती है ध्वनि वाली, सॉरी ध्वनि वाली नहीं, जिसमें पशु चारा खाते हैं वो ध्वनि, और ये होता है ध्वनि वाला, ऐसी ध्वनि जो झनकारमय हो एक तरीके से, बोलते हैं शंखनाद हुआ, तो ये नाद। घोष माने होता है नाद। दोस्तों अगला प्रश्न है छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? छा ध्वनि, छा ध्वनि जो है वो किसके अंतर्गत आती है? तो आप जानते हो छा ध्वनि हमारी का और शा से बनती है, तो ये किसके अंतर्गत आएगी? का के अंतर्गत। जिन ध्वनियों के उच्चारण में मित्रों श्वास जिह्वा के दोनों ओर से निकल जाती है, अभी बताया था, वह ध्वनि जिसके बोलने में क्या हो, श्वास जो है वो जीभ के अगल बगल दोनों तरफ से निकल जाती है, उसे क्या बोलते हैं? जीभ मसूड़े को छूती है तो उसे बोलते हैं हम पार्श्विक व्यंजन। ये कौन सा होता है? ला। कौन सा होता है? ला। इसके बाद है भाषा की सबसे छोटी इकाई है दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई। ध्यान रखें, आपके दिमाग में अगर स्वर आ रहा है तो गलत है, व्यंजन आ रहा है तो भी गलत है, वर्ण जो है वो आंसर हमारा सही है। कई बार पढ़ाता हूँ कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, इसी ध्वनि को हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। समझ में आ गया दोस्तों? इसके बाद जो अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, वो अगला प्रश्न है हमारा कि अघोष
वर्ण कौन सा है, क्या है अघोष वर्ण कौन सा है, ये हमें बताना है कि अघोष वर्ण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आ है, जा है, हा है या सा है। तो आपको पता है कि सघोष में जो है आपके क्या क्या आते हैं, तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा, यरलावा, ऊष्म का हा और सभी स्वर हमारे घोष में आते हैं। और अघोष में हमारा आता है पहला, दूसरा और तीनों सा। तो ये तीनों सा में से एक सा जो है जो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, अघोष हो जाएगा। निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं दोस्तों, बताना है। निम्नलिखित में से अल्पप्राण वर्ण हमारे जो है वो कौन से। अल्पप्राण बताया था आपको पहला, तीसरा, पांचवा। तो इसमें जो हमारा का और गा है जी क्या हो जाएगा, अल्पप्राण। ध्यान रखें अल्पप्राण में हमारे स्वर भी आते हैं, लेकिन इसमें ये जो ऑप्शन देते हैं कई किताबों में दिया हुआ है जो सही नहीं है। जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारा का और गा। ये पहला है का, गा तीसरा होता है। तो पहला, तीसरा, पांचवा हमारे किसमें आता है, अल्पप्राण में आता है दोस्तों। निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है, नासिक के व्यंजन। तो आप जानते हैं नासिक के व्यंजन जो होते हैं दोस्तों वो होते हैं आपके जो नाक की सहायता से बोले जाते हैं। तो इसमें से पंचम वर्ण प्रत्येक वर्ग का पांचवा जो अक्षर होता है वो हमारा नासिक होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा नासिक के वर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों, नासिक के वर्ण। अगला जो प्रश्न है हमारा 71, प्रश्न नंबर कौन सा है 71। निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं, बताना है आपको दोस्तों। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां जो है हमारी वो कौन सी हैं जो कंठ से बोली जाती हैं। तो आप जानते हैं दोस्तों का वाली लाइन कहां से बोली जाती है, कंठ से। जी हमारा आंसर हो जाएगा बड़ा आ स्वर कहलाता है। तो आप दोस्तों जानते हो बड़ा आ जो होता है वो एक ऐसी ध्वनि है जिसके बोलने में सबसे अधिक मुंह खुलता है। तो हमारा ये हो जाएगा विव्रत स्वर। क्या हो जाएगा दोस्तों, विव्रत स्वर हो जाएगा। इसके बाद है मध्य स्वर है। मध्य स्वर कौन सा होता है दोस्तों, आप जानते हो मध्य स्वर जो होता है वो आ होता है। क्या होता है, आ। बताया था केवल आ मध्य में आता है और आ की आकार के बड़ा आ बने, चाहे छोटा ऊ बने, चाहे बड़ा ऊ बने, चाहे वो ओ बने, चाहे वो औ बने। आ को छोड़ करके जो आ की टाइप के जितने भी ये बनते हैं ये सारे पश्चिम में जाते हैं। इसके अलावा जो बचते हैं वो हमारे अग्र में जाते हैं मित्रों। तो जो हमारा मध्य स्वर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा आ। इसके बाद दोस्तों जो अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 74। तो दोस्तों अगला प्रश्न जो है हमारा वो है हमारा 74 पश्च स्वर। पश्च स्वर है। पश्च स्वर आप जानते हैं दोस्तों, बताया था अभी आ केवल मध्य में और आ की शकल के जितने भी बनते हैं ये चूल्हे वाले ऐसे वो सब पश्चिम में जाते हैं, बचे हुए अग्र में। तो आप देख रहे होंगे इसमें कि पश्च स्वर कौन सा है। तो आपको बताना है दोस्तों इसमें से पश्च स्वर कौन सा है, अग्र मध्य पश्च। तो इसमें से आप देख रहे हो जो पश्चिम में है उसमें से एक आंसर बड़ा आ जो दिख रहा है जो हमारा पश्चिम में आ जाएगा। इसमें जो ई दी हुई है जो हमारी कहीं ना कहीं सही नहीं है आंसर में। तो जो आ होता है ये हमारा क्या हो जाएगा, पश्च स्वर हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। इसके बाद है अग्रस्वर है। अग्रस्वर माने जो आ की आकृति के नहीं बनते। तो ऊ बनता है आ की डिजाइन का, चूल्हे वाला बन रहा है, ओ भी बन रहा है, आ भी बन रहा है। तो आंसर जो हो जाएगा वो दोस्तों हमारा हो जाएगा आई। आई जो होता है हमारा क्या हो जाएगा, अग्रस्वर हो जाएगा मित्रों। इसके बाद है दीर्घ स्वर नहीं है। दीर्घ स्वर नहीं होता तो बताइए आप, ओ भी होता है दीर्घ में, ई भी आता है, बड़ा ऊ भी आता है। तो दोस्तों आप जानते हो कि जो हमारा छोटा होता है वो क्या होता है, कहीं ना कहीं ह्रस्व स्वर होता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा श्रमिक व्यंजन किन दो व्यंजनों के मिलने से बनता है। तो आप जानते हो शा सलजम वाला और रा, सा आधा आ जाएगा, रा पूरा आ जाएगा। ये जो हो जाएगा हमारा दोस्तों ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा प्रश्न है वो है अड़ा और अढ़ा। इसमें से ध्यान रखना है, ये अड़ा नहीं है, पहला डा है डमरू वाला और दूसरा है अड़ा नीचे बिंदी वाला। ध्यान रखें अगर अड़ा और अढ़ा होते तो दोनों हो जाते कहीं ना कहीं लुंठित या मूर्धन्य, लेकिन डा जो है वो हमारा लुंठित में नहीं आता। ध्यान रखें डा जो है वो मूर्धा से बोला जाता है। किससे बोला जाता है, डा जो होता है दोस्तों हमारा वो मूर्धा से बोला जाता है। और जो हमारा अड़ा होता है वो कहीं ना कहीं उत्क्षिप्त में आता है। किसमें आता है, डा मूर्धा से मूर्धन्य हो गया, अड़ा जो होता है वो उत्क्षिप्त हो गया। ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। व्यंजन गुच्छ का उदाहरण है कौन सा है दोस्तों, व्यंजन गुच्छ बताया था आपको जब सेम अक्षर सेम में मिला हो, आधा अक्षर आधे में मिला हो तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे द्वितीय गुच्छ होता है। लेकिन कोई भी आधा अक्षर कहीं भी आ जाए किसी शब्द में तो वो जो होता है वो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हमारा व्यंजन गुच्छ हो जाता है। तो आप जानते हो ये पटरी में टा जो है ये गलत से लगा है, पटरी पूरा लिखा है। धक्का में आप जान रहे हो का में का जुड़ा है तो द्वित्व हो जाएगा, पत्ती में ता जुड़ा हुआ है द्वित्व हो जाएगा। लेकिन चवन प्रास तो चा जो है वो या में जुड़ा हुआ है दोस्तों, जो अलग अलग हैं ये हमारे क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं प्रास में पा में रा जुड़ा हुआ है तो वो भी अलग अलग हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा चवन प्रास। ध्यान रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है, स्वर नहीं है दोस्तों। तो आ उ ए और या, तो आ स्वर होता है, उ भी होता है, ए भी होता है, लेकिन जो या है वो हमारा स्वर नहीं है मित्रों। इसके बाद जो हमारा दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो है हमारा कि निम्न में से कौन सा वर्ण संयुक्त व्यंजन नहीं है। क्या लिखा हुआ है दोस्तों, निम्न में से कौन सा वर्ण संयुक्त व्यंजन नहीं है, आपको बताना है। तो स्रा होता है, त्रा होता है, छा छत्री भी होती है, जो री है ये री स्वर होता है। क्या होता है, स्वर होता है। तो ये हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग नहीं है मित्रों, टा वर्ग का नहीं है। तो टा ठा डा ढा ढा ये तीनों आ रहे हैं, लेकिन ये दा और वा ये जुड़ा हुआ है, ये एक तरीके से अमानक हो जाएगा इसमें। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये वाला नहीं है। तीनों जो होते हैं टा के बाद ठा आता है, डा आता है और ढा आता है और ड़ा आता है। आप जानते हो ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है वो है निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। और घोष आप जानते हो तीसरा चौथा पांचवा। तो खा जो है दूसरा है, चा जो है हमारा पहला है, ठा जो है वो पहला है दूसरा है, और जो माँ होता है वो हमारा पांचवा होता है। तो तीसरा चौथा और पांचवा हमारे किसमें आते हैं दोस्तों,
किसमें आते हैं? हमारे घोष वर्णों में। बहुत बढ़िया। कौन सा अमानक वर्ण है दोस्तों? अमानक माने जो हमारी मानक वर्णमाला में हमने नहीं पढ़ा। तो खा पढ़ा हुआ है, धा भी पढ़ा हुआ है और भा भी पढ़ा हुआ है दोस्तों। ये वाला जो बनता है ये हमने नहीं पढ़ा, ये पहले झांसी में बनता था। तो ये हमारा जो हो जाएगा, ये हमारा अमानक वर्ण है, ये हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है मित्रों हमारा, तो अगला प्रश्न जो हो जाएगा हमारा वो है कि निम्नलिखित में से जो हमारा लुंठित व्यंजन है वो कौन सा है? क्या बताना है? लुंठित। अभी मैंने बोला था आपको, लुंठित माने जिसके बोलने में जीभ हमारी ऐसा लगे जैसे लुढ़क रही हो मुंह में, तो वो जो हमारा होता है वो होता है हमारा र। आंसर क्या हो जाएगा? र। आ ई उ को क्या कहते हैं दोस्तों? आप जानते हो, ह्रस्व स्वर कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? ह्रस्व स्वर कहा जाता है। निम्नलिखित में से द्वित्व व्यंजन का उदाहरण है दोस्तों। द्वित्व व्यंजन का उदाहरण कौन सा होता है ये आपको बताना है। द्वित्व माने बताया था सेम वर्ण में सेम जुड़ा हो, तो कुत्ता में ता में ता जुड़ा हुआ है। ये आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा मित्रों। इसके बाद जो अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा वो है औ जो लिखते हैं हम। औ जो स्वर है वो किन दो स्वरों की संधियों से बना हुआ है ये बताना है। तो औ बनता है दोस्तों हमारा आ और ऊ से ओ बनता है। जब ओ मिल जाता है तो आ में जब हम ओ मिला देते हैं तो हमारा औ बन जाता है दोस्तों। ध्यान रखें, आ छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ओ छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? बड़ा आ प्लस ओ, ये हमारा आंसर है। बड़ा आ है तो बड़ा औ भी हो सकता था, तो भी हमारा औ बनता, ध्यान रखना है। तो आ और ओ होना चाहिए, पहले आ फिर ओ, हमारा आंसर हो जाएगा औ। ए में किन दो स्वरों की संधि है मित्रों? ए जो होता है उसमें किन दो स्वरों की संधि है ये आपको बताना है। तो ए बताया आ और ई से बनता है, तो हमारा बताया था अभी, छोटे छोटे हो सकते हैं, छोटे बड़े हो सकते हैं, बड़े बड़े या एक बड़ा एक छोटा। तो आंसर हो जाएगा हमारा आ और ई मित्रों। इसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है हमारा क्वेश्चन नंबर, और दोस्तों क्वेश्चन है हमारा 90 प्रश्न। तो इसमें हो जाएगा ओम ध्वनि के उच्चारण में स्वर का कौन सा रूप प्रकट होता है? यानी ओम कौन सा स्वर है? तो आप जानते हो ये हमारा जो होता है प्लुत स्वर होता है। कौन सा होता है मित्रों? प्लुत स्वर होता है। इसके बाद है निम्नलिखित में से महाप्राण ध्वनि है। निम्नलिखित में से महाप्राण ध्वनि है। महाप्राण ध्वनि कौन सी है इनमें से? आप जानते हो महाप्राण में कौन सा आता है? दूसरा और चौथा। तो का पहला है, चा छा जा तीसरा है, यरालाबाद अंतस्थ होते हैं। तो ता था दा धा, धा जो है हमारा चौथा है। तो दूसरा और चौथा किसमें आता है दोस्तों? हमारा स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है हमारा वो महाप्राण में आता है। तो हमारा धा जो है चौथे नंबर पे आ रहा है, तो ये हमारा महाप्राण ध्वनि बिल्कुल सही है। निम्न में से तालव्य व्यंजन है दोस्तों, जो तालु से बोले जाते हैं। बताया आपको कौन से हैं? तो आपको पता है चा वाली लाइन कहाँ से बोली जाती है मित्रों? हमारी तालु से। तो चा जो है वो हमारा कहाँ से बोला जाएगा? तालु से। तो वो तालव्य व्यंजन हो जाएगा मित्रों। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है हमारा, आपको जैसा दिख रहा होगा, सघोष वर्णों का सही वर्ग बताइए। सघोष वर्ण जो होते हैं मित्रों हमारे, सघोष वर्ण का सही वर्ग कौन सा है ये आपको बताना है। सघोष जानते हो आप, सघोष को ही हम घोष कहते हैं। तीसरा चौथा पांचवा ऐसे हम क्या बोलते हैं? सघोष बोलते हैं। तो का और चा ये हमारे नहीं होंगे। इसके बाद टा और ता ये भी नहीं होगा। इसके बाद डा और ढा, तो आप जानते हो टा ठा डा ढा, डा ढा होते हैं वो तीसरा और चौथा है। तो हमारा दोस्तों ये जो हो जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये सघोष वर्ण है डा और ढा। स्वर तंत्रियों के आधार पर या कंपन के आधार पर व्यंजन कितने होते हैं? तो आप जानते हो स्वर तंत्रियों में जो कंपन होता है उसके आधार पर हमारे जो स्वर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, घोष और अघोष। तो ये आंसर हो जाएगा मित्रों हमारा दूसरा। षटकोण वाला श उक्त वर्ण कहलाता है। स जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है ये बताना है। तो आप जानते हो षटकोण वाला जो सा होता है वो हमारा मूर्धा से बोला जाता है, इसलिए मूर्धन्य कहलाता है। क्या कहलाता है? मूर्धन्य। ये वाला जो सा होता है ये हमारा जो है क्या कहलाएगा? तालव्य, ससलजम वाला। और इसके बाद तालु से जो बोला जाता है, मूर्धा से जो बोला जाता है, और दंत से हमारा जो है ये ससल सपिरा वाला बोला जाता है, षटकोण वाला जिसे बोलते हैं सरौता वाला। ये हो जाएगा षटकोण वाला, ये वाला मूर्धा से, समझ गए? ये तालु से, इसके बाद आता है फिर मूर्धा वाला, इसके बाद आता है हमारा दंत वाला। मित्रों अगला जो प्रश्न है वो है सलजम वाला श, जो भी बताया था हमने। सलजम वाला सा जो है किस उच्चारण स्थान से इसका उच्चारण होता है ये बताना है। सा किस उच्चारण स्थान से उच्चारित होता है? तो बताया था अभी, तीनों सा होते हैं, ऊपर से एक लाइन छोड़ दी, एक नीचे से छोड़ दी। तो पहली वाली जो लाइन आती है वो होती है कंठ वाली, छूट गई। दूसरी होती है तालु वाली, तो ये सा बोलता है तालु से। इसके बाद आता है षटकोण वाला सा, तो बोलता है मूर्धा से। इसके बाद आता है सपेरा वाला सा, तो बोलता है हमारा दंत से। इसके बाद निम्न में से अर्धविव्रत स्वर हैं। अर्धविव्रत दोस्तों आप जानते हो विव्रत में बड़ा आता है, और अर्धविव्रत में जस्ट उसके नीचे छोटा आ और उसके बड़े वाले आई और औ जो होते हैं वो हमारे उसमें आ जाते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा इसमें जो आंसर दिया है वो हमारा क्या आ जाएगा? छोटा आ के अलावा बड़ा आ उसमें आ गया, छोटा आ और ओ ये हमारे किस में आ जाते हैं दोस्तों? विव्रत स्वर में, वो भी अर्धविव्रत स्वर में, ध्यान रखना है। अनुस्वार किन ध्वनियों को कहा जाता है? अनुस्वार, ये दोस्तों बताना है आपको कि अनुस्वार जो होता है वो हम किन ध्वनियों को कहा जाता है। अनुस्वार माने जिसमें अंकी बिंदी होती है, तो वे स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं दोस्तों? अनुस्वार कहते हैं। वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में हवा निर्बाध रूप से मुख या नाक से बाहर निकल जाती है वे कहलाते हैं।
दोस्तों जिसमें नाक या मुंह से बाहर निकल जाती है जो हवा, तो उसे हम क्या बोलते हैं आप जानते हो। वे ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप से बोली जाएं या जिसके बोलने में हवा निर्बाध रूप से मुख से बाहर आए उसे हम स्वर कहते हैं मित्रों। क्या बोलते हैं? स्वर कहते हैं, ये ध्यान रखना है। और अंतिम प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 100वां, जिस स्वर के उच्चारण में मुख सर्वाधिक खुलता है दोस्तों, जिस स्वर के उच्चारण में मुख सर्वाधिक खुलता है उसे हम क्या कहते हैं? तो आप पढ़ के आए हैं, वो स्वर जो होता है वो होता है हमारा बड़ा आ, और उसे हम बोलते हैं विव्रत स्वर। क्या बोलते हैं मित्रों? विव्रत स्वर। तो दोस्तों आपको टेस्ट कैसा लगा? आशा करते हैं कि सभी को अच्छा लगा होगा। सभी लोग अगर थोड़ा बहुत भी आपको इससे कुछ सीखने मिला है तो प्लीज़ सभी लोग अधिक से अधिक लाइक किया करें, शेयर करें, और चैनल को जिनने सब्सक्राइब नहीं किया, इसी प्रकार के टेस्ट पाने के लिए, अभ्यास प्रश्न पत्र पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर बार वीडियो को शेयर करना मुमकिन नहीं होता। इसलिए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और घंटी वाला बटन जरूर दबा लें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।